प्रथम विश्व युद्ध में भारत के कई जवान ब्रिटेन के पक्ष में युद्ध में शामिल हुए। हजारों वीरगति को प्राप्त हुए और इनमें से बहुत से ऐसे थे जिन्हें कभी घर लौटना नसीब नहीं हुआ। उत्तराखंड के टिहरी जिले में कस्बा है चंबा। मसूरी से कुछ 50 किलोमीटर दूर इस कस्बे में हर साल 21 अप्रैल को एक मेला लगता है। वक्त ने इस मेले को महज औपचारिकता में तब्दील कर दिया है, लेकिन एक वक्त था जब इस मेले की बड़ी धूम होती थी। गढ़वाल राइफल्स के जवान एक मार्च निकालते इस मेले में और आसपास के गांवों के लड़कों को सेना में भर्ती भी किया जाता। मेला जिस शख्स की याद में लगता है उसका नाम है गबर सिंह नेगी। गढ़वाल राइफल्स का एक जवान जो प्रथम विश्व युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ और जिसे विक्टोरिया क्रॉस से नवाजा भी गया। क्या थी गबर सिंह नेगी की कहानी, जानेंगे आज के एपिसोड में। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज 21 अप्रैल है और आज की तारीख का संबंध है गबर सिंह नेगी से। शुरुआत से पहले आपको बता दें कि तारीख के इस एपिसोड के साझेदार हैं कुकू एफएम ऐप, जो लाए हैं ललन टॉप के दर्शकों के लिए खास ऑफर। कुकू एफएम ऐप का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने वाले पहले 500 लोगों को मिलेगा 50% का डिस्काउंट आधे में। इसके लिए आपको इस्तेमाल करना है LT50 ये कोड। कोको एफएम भारत में पॉडकास्टिंग के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स में से एक है, जिस पर 1000 घंटे से भी ज़्यादा का कंटेंट है। साथ ही इस ऐप पर आपको मिलेंगी जाने माने वर्ल्ड लीडर्स की जीवनियाँ, आत्मकथाएं, ढेरों उपन्यास और कई तरह की ऑडियो बुक्स भी। याद आपको बस ये रखना है कि LT50 कोड सिर्फ पहले 500 सब्सक्रिप्शंस पर ही लागू होगा। बाकी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया लिंक देख सकते हैं। आज के दिन यानी 21 अप्रैल 1895 को गबर सिंह नेगी का जन्म हुआ चंबा के नज़दीक मंजौर नाम के गांव में। तब ये इलाका टिहरी गढ़वाल रियासत के अधीन था। बचपन में पिता की मृत्यु के बाद दो भाइयों की जिम्मेदारी गबर सिंह के जिम्मे आई, जिसके चलते उन्होंने पढ़ाई छोड़कर छोटी मोटी नौकरी करना शुरू किया। कुछ वक्त उन्होंने टिहरी के राजा प्रताप शाह के महल में भी काम किया। 1913 में उनकी शादी सतूरी देवी से हुई और इसी दौरान गबर सिंह ने गढ़वाल राइफल्स को ज्वाइन भी किया। लैंसडाउन में हुई भर्ती में हिस्सा लेकर वो 2/39 रेजिमेंट में बतौर राइफलमैन जुड़ गए। राइफल कंपनीज हैं ये सारी, तो इसमें जुड़ने वाले लोग राइफलमैन होते हैं। ब्रिटेन प्रथम विश्व युद्ध में कूदा तो 39 गढ़वाल राइफल्स उन चुनिंदा रेजिमेंट्स में थी जिन्हें इंडियन एक्सपीडिशनरी फोर्स ए के लिए चुना गया। इस फोर्स को वेस्टर्न फ्रंट पर तैनात किया गया था और इसी फ्रंट पर 10 मार्च 1915 को फ्रांस में न्यू चैपल की लड़ाई लड़ी गई थी। पहले थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं बात यहाँ तक पहुंची कैसे। 28 जून 1914 को बोस्निया की राजधानी सरायेवो में ऑस्ट्रिया हंगरी के आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई। ऑस्ट्रिया हंगरी तब सर्बिया के बीच पहले से, उन दोनों देशों के बीच पहले से तनाव था और इस घटना ने इस तनाव में ट्रिगर का काम कर दिया। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को इस हत्या का जिम्मेदार ठहरा दिया और उसके साथ जंग का ऐलान भी किया तुरंत। 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया के ऊपर हमला भी किया और यूरोप दो खेमों में बंटने लगा। ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी के बीच पुरानी दोस्ती थी, इसीलिए दोनों देशों के बीच एक अलायंस भी बना। बाद में इस अलायंस के साथ ऑटोमन साम्राज्य भी जुड़ा और इस अलायंस को नाम दिया गया सेंट्रल पावर्स। दूसरी तरफ सर्बिया की मदद के लिए रूस आगे आया और फ्रांस के साथ मिलकर उन्होंने अलाइड पावर्स नाम का अलायंस बनाया। ब्रिटेन भी इस अलायंस का हिस्सा था, लेकिन वो शुरुआती दौर में युद्ध में नहीं उतरा था। युद्ध की शुरुआत हुई तो जर्मनी ने एक प्लान बनाया। इस प्लान के तहत जर्मनी पहले फ्रांस पर हमला करने वाला था, जो उसने किया भी। रूस की वॉर मशीनरी बहुत बड़ी लेकिन जटिल थी, इसीलिए जर्मनी ने सोचा कि जब तक वो युद्ध के लिए तैयार होंगे तब तक जर्मनी फ्रांस को जीत लेगा और बाद में यही फोर्स जाकर ईस्टर्न फ्रंट यानी जर्मनी और रूस के बॉर्डर पर लड़ लेगी। लेकिन फ्रांस ने अपने बॉर्डर पर भारी डिफेंसिव तैयारी कर रखी थी, जिसके चलते जर्मन सेना ने जितना अनुमान लगाया वो उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पाई। पुतिन वाला कांड हो गया इनके साथ। ये देखते हुए जर्मन सेना ने उत्तर की तरफ मूव किया, यानी बेल्जियम की तरफ। उनका इरादा था कि बेल्जियम पर कब्जा कर उस रास्ते से फ्रांस में दाखिल हुआ जाए। बेल्जियम एक न्यूट्रल देश बना हुआ था और जर्मनी ने बिना कारण उस पर हमला किया था, वो किसी गेम का हिस्सा था नहीं। ये देखते हुए ब्रिटेन भी युद्ध में कूदा। जर्मनी अपने इनिशिएटिव का फायदा उठाते हुए फ्रांस के काफी अंदर तक घुस आया। पेरिस उनकी नजर में था और ऐसा लगने लगा था कि जर्मनी अपने प्लान में कामयाब भी हो जाएगा। लेकिन तब फ्रेंच कमांडर्स ने अपनी सेना को रिट्रीट करने से रोका और अपनी सेना से ग्राउंड होल्ड करने को कहा। ब्रिटिश एक्सपीडिशनरी फोर्स अब तक इस युद्ध का हिस्सा बन चुकी थी। फ्रेंच सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश फोर्सेस ने जर्मन सेना को पीछे हटने पर मजबूर किया, लेकिन जर्मन सेना ने पीछे हटने के बजाय ट्रेंच, एक लंबी गहरी खाई होती है, चौड़ी नाली जैसे समझ लीजिए,
उसे खोदा और उसमें डेरा जमा लिया। आपने फिल्म्स में भी देखा होगा, वो एक लंबी सी खुदाई होती है जिसके अंदर सब लोग बैठ करके शूट कर रहे होते हैं। वो ट्रेंचेस का ही कच्चा स्वरूप है। जवाब में फ्रेंच और ब्रिटिश फोर्सेस ने भी ऐसा ही किया। इसके बाद दोनों सेना एक दूसरे को आउटफ्लैंक करने की कोशिश में ट्रेंचेस खोदती गई और इसे कहा गया ट्रेंच वारफेयर। मार्च 1995 तक बेल्जियम कोस्ट यानी कि समुद्र तट से लेकर स्विट्जरलैंड तक एक ट्रेंच सिस्टम तैयार हो गया था। सोचिए कितना बड़ा मोर्चा है। इसे वेस्टर्न फ्रंट का नाम दिया गया। यहां से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ट्रेंच वॉरफेयर की शुरुआत मानी गई। स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको थोड़ा बेहतर समझ आएगा। ट्रेंच वॉरफेयर का तरीका कुछ इस तरह था। आमने सामने दो ट्रेंचेस होती जिनमें सैनिक छुपे रहते। इसके बीच में कई 100 मीटर चौड़ा एक इलाका होता है जिसे नो मैंस लैंड नाम दिया गया। दोनों खेमे अपने अपने ट्रेंच के आगे तार, बाड़ और माइन लगाते ताकि दुश्मन आसानी से ट्रेंच पर हमला न कर पाए। ट्रेंच में मशीन गन और आर्टिलरी गन्स भी तैनात की जाती है ताकि दुश्मन का कोई सैनिक नो मैंस लैंड में दिखे तो उसे वहीं गिरा दिया जाए। दोनों खेमे एक दूसरे के ट्रेंचेस पर दिन रात गोलीबारी करते और जैसे ही मौका मिलता एक खेमा नो मैंस लैंड को पार कर दूसरे खेमे के ट्रेंच तक पहुंचकर उस पर कब्जा करने की कोशिश करता। ये काम बहुत कठिन था क्योंकि दूसरे ट्रेंच तक पहुंचने के लिए आपको खुली कीचड़ भरी जमीन से गुजरना पड़ता और आप सीधे दुश्मन की मशीन गन्स का निशाना बन जाते। ट्रेंच पर कब्जा करने के लिए एक के बाद एक वेव में टुकड़ियां भेजी जाती और इस चक्कर में हर दिन हजारों लोग मारे जाते। ये लड़ाई तब तक चलती रही जब तक एक खेमा दूसरे खेमे के ट्रेंच पर कब्जा न कर लेता। ऐसा करने पर भी आप सिर्फ कुछ किलोमीटर ही आगे बढ़ पाते क्योंकि सेनाएं एक ट्रेंच के पीछे दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे लगातार ट्रेंचेस खोदती जाती जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बाद में लाइंस बनाई गई डिफेंसिव। 1915 के जनवरी महीने तक ट्रेंच वॉरफेयर से दोनों सेनाओं के जनरल परेशान थे क्योंकि इन ट्रेंच पर रहने वाले सैनिकों का मनोबल बनाए रखना आसान काम नहीं था। महीनों तक ट्रूप्स को इन ट्रेंचेस में रहना पड़ता। बारिश होती तो जमीन कीचड़ से भर जाती। ठंड के महीनों में इन खाइयों में रहना तो और दूभर काम था। आसपास मरे हुए शवों से बीमारी फैल रही थी। गड्ढों में भरा पानी जहरीला हो चला था और दिन रात हो रही गोलीबारी से सैनिक शेल शॉक्ड होते जाते। वो अलग समस्या थी। मार्च 1915 में फ्रेंच और ब्रिटिश कमांडर्स ने प्लान बनाया कि कैसे भी करके ट्रेंच से बाहर निकलना होगा। अब ब्रिटिश एक्सपीडिशनरी फोर्स का एक बड़ा हिस्सा भारतीय ट्रूप से भी बना हुआ था जिन्हें फ्रांस में स्थित न्यू चैपल ट्रेंच में तैनात किया गया। 10 मार्च के रोज न्यू चैपल में ब्रिटिश फौज ने आक्रमण शुरू किया। प्लान था कि आगे लिले रेल लिंक पर कब्जा जमाया जाएगा। इस रेल लिंक का इस्तेमाल जर्मन सेना ट्रांसपोर्ट के लिए कर रही थी और यहीं से जर्मन सैनिक स्विस बॉर्डर से लेकर बेल्जियम कोस्ट तक भेजे भी जाते थे जहां लगातार ट्रेंचेस खोदी जा रही थी। 10 मार्च की सुबह 5 बजे अटैक शुरू हुआ। शुरुआत में आर्टिलरी अटैक से जर्मन ट्रेंच को कोई नुकसान नहीं हुआ तो बम पार्टी को आगे भेजा गया ताकि ट्रेंच से जर्मन ट्रूप्स का सफाया किया जा सके। गबर सिंह नेगी एक ऐसी ही पार्टी का हिस्सा थे। कीचड़ भरी जमीन पर आगे बढ़ने के लिए पलटन हाथ पैरों के बल रेंग कर आगे बढ़ रही थी। साथ में राइफल और बम थे और नेगी की टुकड़ी का काम था जर्मन ट्रेंच तक पहुंचकर हथगोले फेंकना। अब ये सब इसलिए किया जा रहा था ताकि जर्मन फ्रंट पर एक गैप बने और इसका फायदा उठाकर कैवलरी आगे बढ़े, बाकी फौज भी आगे बढ़े। लेकिन अटैक की शुरुआत में ही नेगी की पार्टी के कमांडर की गोली लगने से मौत हो गई। तब गबर सिंह नेगी ने पार्टी को लीड करते हुए जर्मन ट्रेंच तक का सफर पूरा किया और इस दौरान लगातार मशीन गन का हमला झेलते रहे। जर्मन ट्रेंच तक पहुंचकर उन्होंने उस पूरे हिस्से से जर्मन सेना को पीछे हटने पर मजबूर किया जिसके चलते 1700 जर्मन सैनिकों को आत्मसमर्पण भी करना पड़ा। ट्रेंच तक पहुंचकर उसे कब्जे में लेने का काम सुनने में बड़ा सिंपल लग सकता है लेकिन ट्रेंच की बनावट के बारे में जानेंगे तो समझ आएगा कि यह काम कितना जटिल था। ट्रेंच का निर्माण सिर्फ एक गड्ढे के तौर पर नहीं किया जाता था। स्क्रीन पर दिए एक चित्र को देखिए। ट्रेंच में नीचे की तरफ एक डगआउट बनाया जाता ताकि अगर दुश्मन ट्रेंच में दाखिल हो भी जाए तो सैनिक इस डगआउट में छिप जाएं। इस डगआउट के बिना कोई भी अगर ट्रेंच में घुसे तो उसे सिर्फ इतना करना होता कि एक सीध में गोली चलानी। आप इमेजिन कीजिए नाली में सीधा बाल्टी से पानी फेंकते हैं वैसा हो जाता और सकरे गड्ढे में सभी आसानी से निशाना भी बन जाते। लेकिन डगआउट्स होने के चलते दुश्मन को हर पोस्ट पर जाना पड़ता और एक एक सैनिक को मारना पड़ता या गिरफ्तार करना पड़ता। गबर सिंह नेगी ने लगभग अकेले इस काम को अंजाम दिया और लगभग 100 पोस्ट्स पर जाकर अकेले ही ट्रेंच के एक बड़े हिस्से को जर्मन सैनिकों से खाली करवा लिया। इसके अलावा उन्होंने एक जर्मन मशीन गन को भी अपने कब्जे में किया जिससे कई भारतीय जवानों की जान भी बची। लेकिन इस चक्कर में गबर सिंह नेगी को भी गोली लगी और वो वीर गति को प्राप्त हुए। उनके अदम्य साहस को देखते हुए मरणोपरांत उन्हें विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया। इस सम्मान को विश्व युद्ध की समाप्ति पर भारत के तत्कालीन वायसरॉय ने दिल्ली में संपन्न भव्य विजय समारोह में गबर सिंह की पत्नी को प्रदान किया था। गबर सिंह की कहीं कोई समाधि नहीं है, सिर्फ उनका नाम फ्रांस में स्थित न्यू चैपल मेमोरियल में दर्ज है
चूंकि सेना में परंपरा का बड़ा सम्मान किया जाता है, इसीलिए गब्बर सिंह की स्मृति में सन 1925 में चंबा में एक भव्य स्मारक बनाया गया, जिस पर हर 21 अप्रैल को एक मेले का आयोजन किया जाता रहा। गढ़वाल राइफल्स के जवान इस दिन यहाँ एक मार्च में सम्मिलित होते और फौज में नए जुड़ने वाले साथियों को यह कस्में दिलाई जाती कि वो भी गढ़वाल राइफल्स का नाम ऐसा ही ऊंचा करें जैसे गब्बर सिंह नेगी ने कभी किया था। तारीख में आगे भी भारतीय जवानों और भारत से जुड़ी ऐसी ही कहानियां आपके लिए हम लाते रहेंगे। देखते रहिए दिल ऑन टॉप। आज की तारीख में एक सजेशन भी है, ट्रेंच वॉरफेयर को अगर आप देखना चाहते हैं स्क्रीन पर वो कैसा होता है एक्शन में, तो आप 1957 में आई पाथ्स ऑफ ग्लोरी ये फिल्म देख सकते हैं। स्टैनली क्यूब्रिक की फिल्म है, खूब पसंद की जाती है और काफ़ी एक्यूरेट माना जाता है। काफ़ी ड्रामेटिक स्टोरी भी है, आदर्श स्थापित करने की कोशिश है युद्ध की विभीषिका के बीच, लेकिन आपको ट्रेंचेस देखने को जरूर मिल जाएंगी। तारीख के इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर इसे रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त जतिन ने। देखते रहिए दिल ऑन टॉप।